हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू किलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग जोया। आई एम फाइन जोया एंड यू। और आप सब कैसे हैं? ओके, वेरी गुड करिश्मा। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग करिश्मा। अच्छा, करिश्मा नायक, यस। गुड इवनिंग साक्षी। ओके, वेरी गुड जोया। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, और क्लियर कर दीजिए, वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है आपको। तो जो आप लोगों आज मॉर्निंग जो क्लास हुई थी, उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ओके। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग अंजनी। तो अब आप लोगों को कंपैरेटिव कुछ समझ में आया कि अभी भी नहीं आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? क्यों भाई? ओके ओके, चल। ओके, गुड साक्षी, गुड जोया। और किसको नहीं आ रहा? अंजनी, आपको समझ आ रहा है? करिश्मा, गुड्डू, राधे राधे गुड्डू। ओके, वेरी गुड पूजा। ओके, तो सभी को आ रहा समझ में? चल, तो आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पावर या एलीट थ्योरी, जिसे अभिजात तंत्र का सिद्धांत या संभ्रांत तंत्र भी कहा जाता है हिंदी में। संभ्रांत या अभिजात, है ना, या कुलीन भी कह सकते हैं, सिद्धांत। ओके, इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। यस सर, आ रहा है बिल्कुल। मरियम जैसी हैं, बाहर से फर्स्ट क्लास सब अंदर से नर्म। ओके ओके करिश्मा, चलिए हो गया। तो आज हम लोगों को पावर किस रूप में काम करती है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। शक्ति का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, शक्ति का जो संरचना कैसी होती है, उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोगों के ऊपर कौन लोग शासन करते हैं, पावर का कैसे यूज होता है। अच्छा, आप हमें बताइएगा पावर को आप किस रूप में देखते हैं। चलिए, आज क्लास में आप लोग ही हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्लास, आज आप लोग हमें पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट यूनिट में पावर के बारे में बताया था, है ना,
की कॉन्सेप्ट में पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज आप लोग बताइएगा आप पावर को कैसे देखते हैं। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग करिश्मा राजपूत। बताइए भाई पावर क्या होती है, पावर के बारे में, पावर को आप लोग कैसे देखते हैं। चलिए कोई भी एग्जाम्पल बताइए, आप अपने परिवार में अपनी फैमिली में शक्ति को किस रूप में देखते हैं। सर आपके पास पावर है, आप हमारी लाइफ में अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं भाई, पावर हर जगह चेंज भी होती रहती है, ये भी चीज याद रखिएगा, है ना। मेरी पावर कहाँ तक सीमित है, सिर्फ क्लास तक सीमित है, 1 घंटे तक। उसके बाद मेरी पावर किसी काम की नहीं है आपके लिए, है ना। आपके जीवन में थोड़ी ना आप कुछ कर पाएंगे, बस सिर्फ हम यहाँ क्लास में बता पाएंगे कि यहाँ आप डिसिप्लिन में रहिएगा, अनुशासित रहिएगा, ये सारी चीजें हम जो पढ़ाएंगे वो आप पढ़ेंगे, राइट। हम कहें अभी टॉपिक चेंज कर दें तो तुरंत चेंज कर देंगे हम, ये हमारी यहाँ पावर है, राइट। और हमारे पापा के पास पावर है घर में, यस। देखिए पावर हमने कभी ना देख सकते हैं ना देखने को मिलती है। पावर सिर्फ हमें क्या होती है, लाइक अ लव, जैसे प्रेम होता है वैसे ही पावर होती है। जैसा प्रेम हम लोगों को देखने को नहीं मिलता वैसा ही पावर भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, लेकिन पावर होती है। ऐसा ही प्रेम होता है, लव देखने को नहीं मिलता लेकिन होता है। जैसे मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो डांटते क्यों है कि आप अपने सही रास्ते पर चलें और अपना करियर अच्छे से बनाएं। तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रेम भी है आपके प्रति कि आप कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाए, राइट। ये चीज है। यस, दूसरों पर शासन करना कुछ मामलों में, और कुछ पर मम्मी की ओके। सत्ता की पावर सरकार चलाने के लिए, वेरी गुड। जिसको जनता अपने ऊपर अधिकार देती है उसके पास पावर होती है, यस। पावर टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे गवर्नमेंट जिस पार्टी की होती है उसका पावर, यस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पावर क्या है। कि पावर समय के साथ चेंज होती है, पावर एक एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस होते रहते हैं, और पावर एक लोग से दूसरे लोग तक भी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिएगा आपके ग्रुप में पावर, आपके फ्रेंड सर्कल में पावर एक व्यक्ति के पास होती है। अगर आपने देखा हो, जैसे मान लीजिएगा आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है। 5 दोस्तों में से एक के पास तो पावर होगी। अगर वो कहेगा आज हमें मूवी देखने चलना है और इस थिएटर में चलेंगे, पीवीआर में चलेंगे, तो सभी लोग इसकी बात पर सहमत होंगे। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, आज हम लोग पीवीआर में नहीं जाकर आज हम लोग चलेंगे किसमें, नोवेल्टी में चलेंगे, है ना। तो लोग बाकी 4 लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं भाई, नोवेल्टी में नहीं जाएंगे, तुम क्या जानो उसमें, इसे पता है ये मूवी देखता रहता है। तो एक पावर हर समय चेंज होती रहती है ना। हो सकता है खाने के मामले में ये अच्छा जानता हूँ, है ना, क्लियर। तो ये चीजें पावर होती है, यस। वेरी गुड करिश्मा। अन्ना हरेंट ने पावर के बारे में सुई जनरेस कहा है कि जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब पावर जनरेट होती है, यस, जो अपने आप प्रकट होती है, यस। अन्ना हरेंट पावर, यस। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ हम लोगों को एक कंपैरेटिव अध्ययन करना है। यहाँ कुछ थिंकर होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जिनकी पावर थ्योरी, एलिट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर देश में पावर शासन चलाने के लिए अलग अलग लोगों के पास होती है, अलग अलग शासन सत्ता के पास होती है। जैसे भारत में सरकार के पास है, और हो सकता है अमेरिका में सॉरी, अमेरिका में पावर किसके पास है, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है, मिलिट्री के पास है, डिफेंस सिस्टम के पास है ना। ये चीजें रही हैं।
ओके। चल, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पावर हर बार चेंज होती रहती है, एक उदार लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल भी उठाती है। हाँ, विल्फ्रेड पैरेटो हैं, देखेंगे हम लोग, सारे थिंकरों को पढ़ेंगे। ओके। राज्य के उदार लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल उठाते हैं, कुलीन सिद्धांतों के समर्थकों का दावा करते हैं। किसी राज्य की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर हर संगठन में कुलीन तंत्र का एक मजबूत तत्व भी मौजूद होता है। कहने का तात्पर्य है एक जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पावर किसमें होती है, पहले हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेंगे। जैसे मान लीजिएगा पॉलिटिकल सिस्टम किसका है, अभी बीजेपी का है। बीजेपी में पावर किसके पास है, चलिए बताइए। बीजेपी में पावर, अगर आप बीजेपी के सदस्य तो क्या आपके पास पावर है? नहीं है। सिर्फ बीजेपी पार्टी में जो इनका मेंबर बोर्ड होगा उसमें सिर्फ 2-3 ही लोगों के पास पावर होगी, राइट। अंत में जाके चाहे जितने उसके मेंबर हों, पूरी जनता क्यों ना सपोर्ट करती हो, लेकिन अंत में 2 ही 3 लोग उसका डिसीजन लेते हैं फाइनल। तो वो पावर किन लोगों की है? कुछ कुलीन लोगों की है, मतलब कुछ एलिट्स लोग हैं जो सबसे ऊंचे हैं। ओके। हाँ, मोदी जी को मान लीजिएगा, मोदी जी अंतिम निर्णय लेते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिएगा आपके परिवार में पावर किसके पास होगी? सिर्फ आपके पापा के पास होगी, मम्मी पापा के पास होगी। सारे डिसीजन तो आप लेंगे, आप किसी से कुछ कह देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा? पापा लेंगे। मान लीजिए आपने निर्णय लिया कि मैं पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ करना है, बस आपने अपना निर्णय बताया, लेकिन मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि बाहर भेजना है कि नहीं। अगर आपने सोचा है कि बाहर जाना है और हमें कोचिंग करना है, तो मम्मी पापा निर्णय लेंगे कि बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है, या ऑनलाइन कोचिंग दिलाना है, राइट। अंतिम निर्णय वही लेते हैं। क्लियर। यस। तो ऐसा ही राजनीति में क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में चाहे कुछ निर्णय ले ले, बीजेपी सब कुछ निर्णय ले ले, लेकिन बीजेपी में जो लास्ट डिसीजन होगा वो कुछ ही लोग लेंगे, जैसे अमित शाह और मोदी जी। ओके। क्लियर। हम लोग दूसरे शब्दों में भी ये चीजें दी हैं, तो इन्हें भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कुलीन सिद्धांत राज्य का एक सिद्धांत है जिसमें कुछ लोग होते हैं। समकालीन समाज में शक्तियों का संबंध का वर्णन व्याख्या करना चाहता है। सिद्धांत मानता है कि एक छोटा अल्पसंख्यक जिसमें आर्थिक अभिजात एवं नियोजन नीति नियोजन नेटवर्क के सदस्य शामिल होते हैं, सबसे अधिक शक्ति रखते हैं और यह लोकतांत्रिक चुनावों से स्वतंत्र होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर देखा जाए आज हमारे देश में शासन कौन कर रहा है? आपको लगता है कि जनता के पास शासन है, शक्ति है, पावर है? बताइए किस किस को लगता है कि भारत में जनता के पास पावर है? चलिए बताइए। कहने के लिए हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो जनता के पास आपको दिखा कभी पावर है? या जो देश कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वहां दिखा आपको लोकतंत्र जनता के पास है? यस। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग एक बहुसंख्यक में, यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक जाति बेस पर नहीं बात हो रही है, यहाँ जनता के बेस पर हो रही है, ठीक है। तो अब ये चीज समझिएगा आप, जब हमारी पूरी जनता एक बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी है, और इस पर शासन कौन करता है? माइनॉरिटीज, मतलब कुछ लोग जो कैसे होंगे, पावर जिनके पास होगी, जिनके पास आर्थिक रूप से पावर होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, बढ़िया पैसा होगा, जैसे अडानी अंबानी आजकल देखा जाए तो यही लोग शासन करते हैं। इन्हीं के अनुसार सरकार पॉलिसी बनाती है कि आपको व्यापार में अगर सुविधाएं होंगी तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। ओके। अगला, जो ऐसे लोग जो पॉलिसी बनाने में सक्षम हो,
अच्छा करते हो, ये है ना, तो उन लोगों का, वो लोग निर्णय लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो लोग शासन करते हैं कि अब जनता के लिए कौन सी पॉलिसी या क्या निर्णय लिए जाने चाहिए। तो अंत में क्या होता है कि शक्ति क्या होती है कि बहुसंख्यक पर कुछ अल्पसंख्यक लोग शासन करते हैं। ओके, क्लियर? ये होता है अभिजात, कुछ लोग शासन करते हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं संभ्रांत सिद्धांत का दावा क्या होता है, एलीट थ्योरी का दावा क्या होता है। एलीट थ्योरी में कहा जाता है कि लोकतंत्र एक काल्पनिक मूर्खता है, अर्थात यूटोपियन पॉलिसी। कहने का तात्पर्य लोकतंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है कि हम लोग मान लेते हैं। देख, आपको समझ में भी आता होगा कि लोकतंत्र एक कल्पना है। कहा जाता है कि सरकार, कहा जाता है कि जनता के पास पावर होती है, तो आपको नहीं, एक सिर्फ कल्पना है कि जनता के पास पावर है, ऐसा कुछ है नहीं। देखा जाए तो जनता के पास 5 साल में एक बार पावर आती है, वो भी चुनाव के टाइम वोट देने के लिए। ओके, तो एलीट थ्योरी में ये बताया जाता है कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, एक सिर्फ मूर्खता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, लोकतंत्र अपने आदर्श रूपी पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य नहीं कर सकता। लोकतंत्र क्या है, एक डेमोक्रेसी पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य नहीं करती, तो दिखावा करने के लिए कुछ लोग उसमें शासन करते हैं, राइट। इन्होंने विशिष्ट वर्ग के विश्लेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों आधारों पर प्रयोग किया है। ऐसा जो एलीट थ्योरी है, तो इन्होंने एक सोशल एवं साइकोलॉजिकल दोनों रूप से अध्ययन भी किया है कि भाई कैसे हमारे ऊपर शासन कौन करता है और कैसे करता है। ओके, तो इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि विशिष्ट वर्ग का उदय कैसे हुआ है, नए धर्म का उद्भव, सामाजिक परिवर्तन, नई वैज्ञानिक खोज। इनके अनुसार क्या हुआ है, नए नए वर्ग उपजे हैं, जो एलीट विशिष्ट वर्ग उपजे हैं, स्पेसिफिक क्लास उपजी है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस या सोशल रिफॉर्म हुए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, या नए साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, खोज हुई, तो उसमें क्या हुआ जैसे मान लीजिएगा आपके परिवार में क्या होता है कि कुछ, अगर कोई इन्वेंशन करता है आपके परिवार में, या मान लीजिएगा एक देश में जब वैज्ञानिक खोज होने लगती है कि भाई कोई, जैसे मान लीजिएगा अगर इसरो बात कहे कि चंद्रमा पर पानी है और सब कुछ चीजें देख ले, ठीक है, वो कहे ये चीजें हैं वहां, हम लोग देख के आए, तो उसने एक खोज कर ली, वैज्ञानिक खोज। अब उसकी बात सत्य मानी जाएगी और पावर उसके पास होगी, वो जो कुछ कहेगा वो सत्य माना जाएगा। तो वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक शासन करेगा, पूरे विश्व में शासन करेगा, किस पर, स्पेस एजेंसी के रूप में, राइट। तो भाई स्पेस के बारे में नॉलेज इसे सबसे ज्यादा है ना। तो ऐसे ही जब क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए, तो नए नए धर्म उपजे। धर्म उपजे तो धर्म को चलाने में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने धर्म के बारे में नई नई चीजें खोजी और उनको मनगढ़ंत कहानियां बनाकर जनता के ऊपर अप्लाई करने लगी। क्योंकि जनता जब परेशान होती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे मान के चलिएगा, जब कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है तो वो सीधा अपने धर्म की ओर भागता है और धर्म गुरु उसके जो कुछ कहते हैं वो मानता है, तो पावर उस समय क्या हो जाती है, और एक विशिष्ट क्लास क्या हो जाती है, धर्म गुरु हो जाता है। तब आप उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, फिर आप एक अंधभक्त हो जाते हैं, वो जो बताएंगे उस पर आप चलते रहेंगे बिना तर्क किए, राइट। फिर वो क्या हो जाती है, एक विशिष्ट वर्ग हो जाती है, वही अंत में जाकर अभिजात वर्ग बन जाते हैं, संभ्रांत वर्ग बन जाते हैं और वो शासन करने लगते हैं। ऐसे इन वर्गों का उदय होता है, विशिष्ट वर्ग का उदय होता है, जो हमारे मनोविज्ञान अर्थात मस्तिष्क पर भी कंट्रोल करते हैं और हमारे सोशल, जो भी सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उस पर भी कंट्रोल कर लेते हैं धीरे धीरे, और वो राजनीति में आ जाते हैं। फिर राजनीति उन्हीं के अनुसार चलती रहती है। ओके, ये होते हैं अभिजात। ओके, ये चीज क्लियर है। यहां तक क्लियर है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा संभ्रांत थ्योरी, एलिट थ्योरी क्या बताती है कि कुछ लोग कैसे हमारे ऊपर शासन करते हैं, ये लोग बताते हैं, एलिट थ्योरी।
एलिट थ्योरी के थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, विचारकों के बारे में, तो हर थिंकर ने अपने अपने विचार दिए हैं अपने अपने सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर रखिएगा, एलिट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, सम्रांत सिद्धांत क्या होता है और ये क्या बात करते हैं। तो यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र एक कल्पना है सर। ओके, और लोकतंत्र अपने आदर्श में पूंजीवादी व्यवस्था में काम नहीं कर सकता, है ना। ये चीज यहाँ क्लियर होगी आपकी। चल एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं इटालियन स्कूल्स ऑफ एलिटिज्म, अर्थात इटली स्कूल से कुछ एलिट सम्भ्रांत जो विचारक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे विल्फ्रेड पेरेटो, गैटोनो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, ये सारे थिंकर हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखिएगा इनकी बुक और इनकी थ्योरी और इनके नाम और किस थ्योरी से बिलोंग करते हैं, ये इतनी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, क्लियर। अच्छा, ये सब चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं और फर्स्ट यूनिट में हमने आपको बताई थी, तो आई होप आप लोगों को वो चीजें रिकॉल हो रही होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विल्फ्रेड पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, 1935 में ये इनकी बुक पब्लिश हुई है। तो इसमें इन्होंने बताया है माइंड एंड सोसाइटी विल्फ्रेड पेरेटो की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, पेरेटो ने अभिजात वर्ग की मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता पर जोर दिया है और यह विश्वास करते हुए कि वे किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले थे। उन्होंने दो प्रकार के अभिजात वर्गों में बताया है, एक शासी और एक गैर शासी, एक शासन करते हैं और एक बिना शासन करते हैं। तो उन्होंने माइंड एंड सोसाइटी अपनी पुस्तक में बताया है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, जिनकी एजुकेशन अच्छी थी, तो उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। कुछ लोग ऐसे थे, इनमें दो प्रकार के लोग थे अभिजात वर्ग में, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। ठीक है, जैसे आज के टाइम में अगर जो ज्यादा पढ़ा लिखा और जिसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी तो हम लोग उसकी बात मानते हैं, राइट, है ना। तो तब पावर उनके पास होती है और वो हमें जैसा गाइड करते हैं हम लोग वैसा होते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके जो भी प्रोफेसर होंगे यूनिवर्सिटी या कैंपस में, कॉलेज में, तो आप उन्हीं की बात मानते हैं क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता आपसे अधिक है, आपसे श्रेष्ठ है, इसलिए आप मानते हैं। तो वो आपके ऊपर कोई शासन तो करते नहीं, सिर्फ आपको बताते हैं और आप उनकी बात को मानते हैं, तब पावर उनके पास होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आप लोग देख रहे होंगे, एलिट थ्योरी में विल्फ्रेड पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी दी है, जिसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि समाज में क्या है कि दो वर्ग हैं, कुछ शासन करने वाले, कुछ शासन नहीं करने वाले, लेकिन पावर इनके पास चेंजेस होती रहती है। कभी जंगल में राज्य कौन करता है, शेर जो बलवान होता है, कभी चालाक लोग शासन करते हैं जो लोमड़ी जैसे होते हैं। तो ऐसा ही एक राज्य में होता है कि कभी बलवान व्यक्ति शासन करते हैं, कभी चतुर लोग करते हैं। ठीक है, तो पावर एक दूसरे के पास घूमती रहती है, कभी भी रियल में पावर जनता के पास नहीं आती है, सिर्फ पावर चतुर और बलवान लोगों के बीच में घूमती रहती है, कभी इसके पास तो कभी इसके पास, है ना। ये चीज क्लियर। कभी जैसे मान लीजिए जंगल में राज कौन करता है, एक शेर करता है या फिर लोमड़ी करती है, अपनी चतुराई से वो निकल जाती है और शेर अपनी ताकत से, है ना। बाकी जानवर में सॉरी बाकी जंगल में और जानवर हैं तो वो शासन नहीं करते, है ना। ये चीज क्लियर हुई सबको। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ डायग्राम हमने जो आपको समझाया ये यहाँ लिखा है, वहाँ हमने आपको सिंपल भाषा में समझाया, यहाँ आपकी जो किताबी भाषा है उसमें है। ठीक है, तो उन्होंने इस विचार का विस्तार किया कि एक पूरे अभिजात वर्ग को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे लोमड़ी और शेर, और कैसे कोई अभिजात वर्ग गैर अभिजात वर्ग में परिचालित हो सकता है, अर्थात
संभ्रांतों के संचालन के कानून को सामने रखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोई भी राजनीतिक शासन या प्रणाली नहीं हो सकती, स्थायी या स्थिर रूप से नहीं माना जाता है। तो कभी भी कोई स्थिर नहीं होता है, एक दूसरे के पास पावर आती जाती रहती है। ओके, इसलिए जो क्लासिकल लोकतंत्र के सिद्धांत को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लोगों के शासन के बारे में बात करते हैं, कहा जाता है कि समाज एक अल्पसंख्यक के बीच में विभाजित है, जो शासन करता है वो अल्पसंख्यक है, जिस पर शासन करता है वो बहुसंख्यक है। ओके, ये चीज याद रखना है। तो माइनॉरिटीज कौन लोग हैं? जो शासन करते हैं, और मेजॉरिटी कौन है? जो शासित होते हैं। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई? करिश्मा, अंजलि, जोया, गुड्डू, पंकज, पूजा, करिश्मा, है ना? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं। मॉस्का के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी बुक इम्पोर्टेंट है, द रूलिंग क्लास। तो इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर शासन कौन करता है। ओके, वेरी गुड। अभिजात वर्ग को सामाजिक एवं व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलीन एक संगठित अल्पसंख्यक है, जो जनता एवं असंगठित बहुमत है। जनता एक असंगठित बहुमत है। शासक अभिजात वर्ग और उप अभिजात वर्ग से बना है। वह दुनिया को दो समूहों में बांटते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, एक राजनीतिक वर्ग और एक गैर राजनीतिक। राजनीतिक वर्ग कौन है? यह कार्यकर्ताओं के अपेक्षाकृत छोटे समूह को संदर्भित करता है और राजनीति में अत्यधिक जागरूक एवं सक्रिय और राष्ट्रीय नेतृत्व काफी हद तक तैयार होता है। तो इन्होंने बताया है जनता कैसी है। अगर आपने देखा होगा, हम लोगों के पास पावर क्यों नहीं है? आपको पता है पावर क्यों नहीं है? चलिए बताइए, हम लोगों के पास पावर क्यों नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। यस, पीपल अनस्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग असंगठित हैं। अगर देखा जाए, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जनता को सामने कैसे दिखती हैं? अलग अलग। लेकिन आप उस पर्दे के पीछे देखिए जहां सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक थाली की चट्टी बट्टी है ना, एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखता है कि ये सारे अलग अलग है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, ये सब हमें दिखता है कि अलग अलग है। नहीं है, ये सारे एक ही हैं। ये सारे संगठित हैं और जनता असंगठित है, ये कहते हैं। इसीलिए जनता पर शासन किया जा सकता है। अगर जनता असंगठित हो गई ना, तो कभी भी गवर्नमेंट हमारा शोषण नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए, कुछ लोग कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ लोग कांग्रेस की अच्छाई करते हैं, कुछ लोग बीजेपी की अच्छाई करते हैं। तो हम लोग अगर संगठित हो गए ना कि भाई बीजेपी या कांग्रेस अच्छी है और इसे रहना चाहिए और इसे ये काम करना चाहिए, और हम गवर्नमेंट पर प्रेशर करने लगे, दबाव डालने लगे, तो गवर्नमेंट वैसा करेगी, है ना। हम लोग दबाव डालते ही नहीं। हम लोग कहते भाई इस बार हमें बीजेपी ने अच्छा दिया 5 साल तक, तो अगली बार हम कांग्रेस को अप्लाई करके देख लें, शायद कांग्रेस और अच्छा कर दे। और वहां देखा जाए, अगर बीजेपी में कोई भी सदस्य बड़ा नेता होगा, अगर वो कैसा होगा, भाई बीमार होगा, वो खत्म हो गया होगा, नो मोर, तो उसके लिए सारी पार्टियां जाती हैं। और जनता में क्या होता है, अगर उसका दुश्मन है तो वो नहीं जाता है। तो यहाँ एक देखने को मिलता है, हम लोग अनस्ट्रक्चर हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो स्ट्रक्चर है। राइट, ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। जिस दिन वो कहते हैं जनता अगर पावरफुल हो गई ना,
शक्ति आ गई उसमें कि वो संगठित हो गई, तो वो पावर है, वो आराम से काम करेगी। वो कहते हैं सबसे बड़े ये कारण है कि हम लोग संगठित नहीं है जनता, इसलिए हमारे ऊपर द रूलिंग क्लास, कि भाई एक शासन करने वाला वर्ग हमारे ऊपर शासन कर लेता है, वो संगठित है ना, वो शासन इसलिए करता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, मॉस्का ने कहा कि अभिजात वर्ग के पास क्या है, बौद्धिक है, नैतिक है, सामग्री श्रेष्ठ है ना, कि उनके पास सारी चीजें हैं, मोरल है, इंटेलेक्चुअल है, मटेरियल है, ये सारी चीजें हैं उनके पास, अत्यधिक सम्मानित एवं प्रभावशाली सब चीजें हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर शासन कर लेते हैं। जनता के पास कुछ भी नहीं। इतिहास में हमेशा एक प्रकार का सरकार रहा है, यानी कुलीन तंत्र। अगर देखा जाए, गवर्नमेंट क्या है, कुलीन तंत्री तो है, ओलिगार्की है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल अच्छा है, वही लोग तो शासन कर रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं कि मोहल्ले की हम लोगों ने जोड़े और पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपके मोहल्ले से कोई एक सभासद खड़ा होता है, सभासद का चुनाव लड़ने के लिए, पार्षद होने के लिए, तो तुरंत उसके अपोजिट में मोहल्ले वाला ही खड़ा हो जाएगा। हम लोग वहीं एक संगठित नहीं है, ये नहीं कि हम उसका अगर सपोर्ट कर दें, है ना, तो ये चीजें होती हैं। आज अगर देखिएगा, आज इंडिया बना लिया उन्होंने, विपक्ष सारे एक हो गए, वो संगठित है, देखने को मिला कि कैसे संगठित है। और जिस दिन बीजेपी का शासन जाएगा, ठीक है, उस दिन क्या होगा, बीजेपी अपने साथ मिलाएगी एनडीए, उसमें कई पार्टियां हैं मिक्स। ओके, ये चीजें हम लोगों को याद करनी है, ये चीजें हमें समझनी है यहाँ, कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कैसे शासन करती है, कैसे पावर दिखाती है। वो एक कुलीन तंत्र है, सामने हम लोगों को नहीं दिखता है कि कुलीन तंत्र है, उनके पास ही तो पैसा है, वही कुलीन। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से होता है, पैसा उनके पास है, आपके पास तो है नहीं, है ना। क्लियर। मॉस्का ने आधुनिक अभिजात वर्ग को उनके बेहतर संगठनात्मक कौशल के रूप में परिभाषित किया है कि वो लोग संगठित हैं। अगर मॉडर्न टाइम में भी देखेंगे तो आज देख लीजिएगा, कांग्रेस ने सारी पार्टियों को एक साथ ला दिया कि हम लोग इंडिया बन गए हैं, सारे लोग मिक्स हो गए विपक्ष से लड़ने के लिए, अपने बीजेपी से लड़ने के लिए, है ना। आया समझ में कि मॉडर्न जो एलिट हैं वो कैसे हैं, एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज है, सॉरी, ऑर्गेनाइज है ना, संगठित है। चल, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे रॉबर्ट मिशेल के बारे में। तो इनकी पुस्तक है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, लोहे नियम, कुलीन तंत्र के लोहे नियम, या अल्प तंत्र का लोहे नियम कहा जाता है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, हिंदी में दोनों नाम से पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक जो है पॉलिटिकल पार्टीज 1911। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, वेरी गुड। एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चल, तो उनका दावा क्या है कि सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। रॉबर्ट मिशेल भी कहते हैं कि जो सोशल एक हमारा समाज है और हमारी राजनीतिक संगठन है, सोशल एवं पॉलिटिकल सोसाइटी है, उसे कुछ ही लोग चलाते हैं जो कुलीन है, अमीर है। ओके, तो सामाजिक संगठन और श्रम विभाजन प्रमुख है। यह दावा करते हैं कि एक कुलीन या कुलीन तंत्र द्वारा शासन किसी भी लोकतांत्रिक संगठन के भीतर लोहे कानून के नियम के रूप में अपरिहार्य, मतलब आवश्यक है। आगे मिशेल कहते हैं कि सभी जटिल संगठन, चाहे वे कैसे भी हों, जब वे लोकतांत्रिक होते हैं तो अंततः अल्पतंत्रों में विकसित हो जाते हैं। मतलब कुछ ही लोग वहां क्या करते हैं, शासन करते हैं, और उन्हीं का अंतिम निर्णय होता है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बीजेपी में अंतिम निर्णय कौन लेता है, मोदी जी और अमित शाह जी, है ना। सेम वही है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है वो आपको याद रखना है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये इनका
अल्पतंत्र का लोही नियम है, इसे याद रखना है। ओके, उनके अनुसार वो कहते हैं कि सभी संगठन अंततः कुलीन वर्ग या नेतृत्व वर्ग द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य अर्थात कुलीन शासन को समाप्त करना असंभव है ना। संभव नहीं है कि कुलीन तंत्र को हम समाप्त कर दें, वो असंभव है और उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अभिजात वर्ग या अल्पतंत्र का शासन अपरिहार्य है, क्योंकि कुछ ही लोग अगर डिसीजन लेंगे तो वो ठीक है। अगर सभी लोग डिसीजन लेंगे तो कभी भी हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जनता हो, राइट, है ना। और अगर कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, जैसे भीम आर्मी जो बनी है चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर ही नाम है ना शायद, बीएसपी से जो तो SC ST के लिए, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें वो लोग एक संगठित हुए हैं, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर रही है धीरे धीरे, है ना। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं वो, लेकिन धीरे धीरे उभरेगी और अंत में जाके वो चुनाव भी लड़ेगी, क्योंकि बीएसपी का कुछ अता पता नहीं है, दूर दूर तक कोई वो नहीं है ना। तो ये लोग संगठित हो चुके हैं, इसलिए वो संगठित होकर आगे बढ़ते हैं। अब उनमें जो अंतिम डिसीजन लेंगे चंद्रशेखर जी ही लेंगे, है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी। आगे मिशेल इटली चले गए और बेनेस्टो मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यह आधुनिक समाजों का एक अगला वैध कदम होगा। अब मुसोलिनी ये सॉरी रॉबर्ट मिशेल क्या कहते हैं कि एक संगठन है, उसमें कुछ ही लोग निर्णय लेते हैं, अंतिम निर्णय लेते हैं, जो हमने आपको स्टार्ट में बताया। ये चीज क्लियर है सर। कुलीन तंत्र को लोहे नियम रॉबर्ट मिशेल ने दिया है। यस, कुलीन तंत्र आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की मतलब होता है अल्पतंत्र का लोही नियम। जैसे मान लीजिएगा बीजेपी है, बीजेपी में कौन अंतिम निर्णय लेता है, कुछ ही लोग होंगे जिनका अच्छा दबदबा होगा, है ना। जैसे मोदी जी और वो अमित शाह जी, है ना। यस, करिश्मा एलीट मॉडल देखिए, एलीट थ्योरी है, ठीक है। ये इनका, ये इन्होंने नियम बताए या इनका सिद्धांत है, ठीक है। जो एलीट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, संभ्रांत सिद्धांत, तो उसके अंडर ये चीजें पढ़ रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि कैसे कुछ लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या देश में भी कुछ ही लोग शासन कर रहे हैं। अगर देखा जाए अमेरिका, है ना, पहले क्या होता है जब अमेरिका एक वो एक वन डायमेंशनल में था, एक आयामी था, विश्व जब एक आयामी था कि अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो अमेरिका ही निर्णय ले रहा था, लेकिन अमेरिका के लोग थोड़ी ना ले रहे हैं। अमेरिका में कुछ ही लोग हैं जो अंतिम निर्णय ले रहे हैं, राइट। आज हम लोग देखेंगे तो देखा जाएगा UN अंतिम निर्णय लेगा पूरी दुनिया के लिए, लेता है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में WHO हमारे लिए अंतिम निर्णय लेता है कि ये चीजें हैं या नहीं। तो WHO के अंदर 2-3 ही लोग होंगे जो अंतिम निर्णय लेंगे कि क्या चीज क्या है, कि कोरोना है या नहीं, राइट। तो ये चीजें हमको याद करनी है। यस, एलीट मॉडल में भी हम लोगों ने पढ़ा है पावर। देखिए, जो हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट में पावर पढ़ा है और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ क्या है, कंपैरेटिव में पढ़ते हैं, वहाँ की कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। वहाँ हम लोग पावर जानते हैं, वेस्टर्न थिंकर के रूप में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने पावर के रूप में क्या कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो रॉबर्ट मिशेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने बताया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग शासन करते हैं, कुछ लोग अंतिम निर्णय लेते हैं। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। चलो, ओके, वेरी गुड। अब आते हैं सीराइट मिल। सीराइट मिल ने कहा द पावर एलीट सॉरी
सी राइट मिल की जो पुस्तक है द पावर एलिट 1956 में लिखी गई है। तो इसमें इन्होंने कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विद्यमान सत्ता वर्ग गठजोड़ और संबंधों की व्यवस्थाओं के बारे में ये बात करते हैं। इसे हम लोग समझ लेंगे एकदम सिंपल वे में। पावर एलिट इन्होंने एक बताते हैं कि शक्ति कुछ लोगों के हाथों में है। जैसे अमेरिका का, इन्होंने अमेरिका का जब अध्ययन किया उसमें बताया है कि अमेरिका में कौन लोग शासन करते हैं। जैसे डिफेंस सिस्टम है वहाँ का, कि भाई डिफेंस सिस्टम कैसे शासन करता है, वो अपने नए नए आविष्कार करेगा और नए नए शस्त्र बनाएगा, ये है ना, नई नई टेक्नोलॉजी से अपने वेपन्स बनाएगा और वो देश दुनिया में बेचेगा। राइट। बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी होंगी, वो अपना शासन करती हैं, वो सरकार पर दबाव बनाती हैं, आप हमारे लिए ऐसी पॉलिसी लाइए ताकि हमें प्रॉफिट हो, तभी देश को प्रॉफिट होगा, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं और आपकी सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो अमेरिका में पावर जो है वो रियल में गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो कुछ पावर डिफेंस सिस्टम के पास है, कुछ पावर आपकी एमएनसीज कंपनी के पास है, कुछ आपकी पावर हर वर्ग में बटी हुई है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने विदेशों में काम करती हैं। ऐसी अमेरिका में पावर हर किसी के पास बटी हुई है अलग अलग। तो उन्होंने कहा है पावर एलिट को शक्ति समूह, राजनीति, आर्थिक और सैन्य की त्रिमूर्ति 3 वर्गों में बांटा गया है कि कुछ पावर पॉलिटिकल, कुछ एमएनसीज कंपनी और कुछ डिफेंस सिस्टम के पास पावर है। टोटल पावर एक लोग के पास नहीं है। ओके। जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशिष्ट, हालांकि एकीकृत शक्ति संचलित निकाय नहीं है, वो एक एकीकृत नहीं है वो, है ना। तो पावर सबके पास अलग अलग बटी है, यूनिफाइड नहीं। ओके। वह उन्नत औद्योगिक समाजों, लोकतंत्र के ह्रास के बारे में बात करते हैं जिसमें सत्ता आमतौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सीमाओं के बाहर होती है। तो वहाँ जब भी चाहे गवर्नमेंट किसके हाथ में है, जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, है ना, उनके हाथ में सरकार रहती है। पता चले सरकार को अभी गिरा दें तो अभी गिरा देंगे, गवर्नमेंट अपने आप में कुछ नहीं। भारत में गवर्नमेंट किस पर हावी है भाई, इंडस्ट्रियल एरिया पर भी हावी है, डिफेंस सिस्टम को भी कंट्रोल किए है, गवर्नमेंट अपने आप में। अंत में शक्ति जनता के पास है, लेकिन जनता को भी कंट्रोल गवर्नमेंट कर लेती है, डिफेंस से कंट्रोल कर देगी, अपनी पुलिस लगा देगी, है ना। ये सारी चीजें हैं। इसलिए जैसे कि ये हमने आपको एक छोटी सी पिक्चर दी है, पावर एलिट में कॉर्पोरेट एलिट्स, कंपनीज, प्रेसिडेंट, मेजर शेयर होल्डर के पास है पावर, मिलिट्री ऑफिसर्स, जॉइंट चीफ स्टाफ, इन सब के पास पावर है देश की सुरक्षा के लिए। पॉलिटिकल एलिट्स, पॉलिटिकल लीडर ना, क्योंकि हमने आपको बताया था अमेरिका क्या है, कई राज्यों का 13 कॉलोनीज का एक ग्रुप है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसमें पावर सबके पास बटी हुई है। ओके। अब जी विलियम डॉनहॉफ, तो इनकी पुस्तक आपको याद रखना है, हु रूल अमेरिका। इसमें वो कहते हैं अमेरिका को कौन रूल कर रहा है। 1967 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें भी वो यही बात करते हैं कि अमेरिका में पावर बटी हुई है, बैंकों में अलग है, बैंक्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, है ना, तो सब में पावर बटी हुई है। ओके। ये नोट्स अभी तुरंत मिल जाएंगे। ओके जो यार, तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उन्हें प्रिंट करा लीजिएगा। ओके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने अपना जो पुस्तक लिखी उसमें रिसर्च की थी कि अमेरिका के शक्ति संचालन को चित्रित करने की मांग की। उनका दावा है कि एक संभ्रांत वर्ग जो बड़ी आय एवं उत्पादन संपत्ति जैसे बैंक एवं निगम निगम कॉरपोरेट्स के मालिक हैं, उनके पास शक्ति है। ओके। ये उनका है, तो भाई उन्होंने भी सेम ऐसा ही दिया, शेयर होल्डर, ब्रॉडकास्टर, है ना, सोसाइटीज, सीओई, हायर्ड एक्सपर्टिस, ये सारी चीज़ें, एक्सपर्ट, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ओके। क्लियर यहाँ तक। चल एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जेम्स बर्नम की पुस्तक है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1941 में उन्होंने बताया है कि अब अमेरिका में पावर किसके पास है अगर देखा जाए तो। उन्होंने भी बताया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एक बार थम्स अप दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जेम्स बर्नम के बारे में देखेंगे। ओके, वेरी गुड अंजनी।
तो आपको ये दिख रहे होंगे, ये कौन है बताइए? मिस्टर फेसबुक है ना, जकरवर्ग, एक जकरवर्ग ठीक है, चलिए जुकरबर्ग है ये। तो मैनेजरियल रेवोल्यूशन इनकी पुस्तक है, जेम्स बर्नम ये बताते हैं कि अमेरिका में जो पावर है आज के टाइम में मैनेज कौन किए हैं। तो वो बताते हैं कि नियंत्रण एवं स्वामित्व के संबंध में ये पुस्तक लिखते हैं, है ना। राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं व्यवसायियों के बजाय वास्तविक कार्यात्मक शक्ति प्रबंधकों के हाथों में कैसे है उसके बारे में बात करते हैं प्रबंधक। मान लीजिएगा आज फेसबुक विश्व भर में है, राइट। यस गुड्डू, मैं मार्क्स जकरबर्ग, लेकिन मैं आपसे थोड़ा मजाक कर रहा था कि आप भी 40-45 मिनट की क्लास में थोड़ा बहुत अगर मैंने हंस दिया तो आप लोग थोड़ा बहुत हंस लेंगे, है ना। वैसे तो हम लोग स्पीड में पढ़ते ही रहते हैं। चलिए, तो इन्होंने बताया कि जो पावर है आजकल प्रबंधकों के हाथों में है, जो मैनेज करते हैं सारी चीजें। जैसे फेसबुक है, अगर आज फेसबुक अपने आप को बंद कर दे तो कितना नुकसान होगा और किसका होगा? सभी का होगा। जितने बिजनेसमैन होंगे अमेरिका में और अदर कंट्री में, उनका एडवर्टाइजमेंट चलता है, एक दूसरे से लोग जुड़े हैं, कम्युनिकेशन सरल है ना। तो ये सारी चीजें एकदम ठप हो जाएंगी और अमेरिका का शासन खत्म भी हो सकता है, क्योंकि आज जिस हिसाब से फेसबुक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट डी पुटना, इन्होंने कहा है द बाउलिंग अलोन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। 2000 में इन्होंने इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि अमेरिका में सामाजिक पूंजी के संकट के बारे में बात करते हैं, है ना। सेम उनका भी यही है, ये सारे थिंकर अमेरिका पर अध्ययन करते हैं और बताते हैं कैसे पावर किसके हाथ में है। इनका तर्क है कि अमेरिकियों को अब किसी एक के सामाजिक संपर्क या बहस या विचार विमर्श में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बिंदु पर अमेरिकी जीवन एवं उसके सामाजिक ताने बाने को समृद्ध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि अब एक व्यक्ति किसी पर डिपेंड नहीं है, हर किसी के पास अपनी पावर है, हर कोई अपना प्लेटफॉर्म बनाए हैं, हर किसी के पास पावर है। अगर वो हटता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी दिक्कत होगी और समाज को भी दिक्कत होगी। अगर आज व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो जाता है तो हमारे लिए बहुत चीज़ें कठिन हो जाती है, राइट। जैसे कि आज हमने कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तुरंत आपने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा, खत्म। और ईमेल पे आप फोटो भेजेंगे तब हम देखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो माध्यम है ना, बेस है, जो कम्युनिकेशन बेस है, रास्ते हैं, उनको अगर बंद कर दिया जाए तो आज सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो इन्होंने बताया है हमने कि नागरिकों को सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में गिरावट की बात करते हैं, इसके बदले राज्य की लोकतांत्रिक विशेषता को गंभीर रूप से प्रभावित किया जा सकता है ना। अगर हम देखें तो अगर फेसबुक को हटा दिया जाए, कई लोग अगर जुड़े हैं फेसबुक से, तो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को भी धक्का पहुंच सकता है, इससे प्रचार अपना कहाँ करेगी, है ना। एक जनता को कम समय में ज़्यादा चीज़ें और अपने बारे में बताना कम समय में आसान हो जाता है, और फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, देर तक चीज़ें पहुँचेंगी तो फिर उसमें ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं, सिस्टम होगा वो हैंग हो जाएगा, राइट। वह अविश्वास के बारे में बात करते हैं, सरकार के खिलाफ अमेरिकी समाज में भड़क गया ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ओके, याद रखिएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आप सबको? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आज G20 हुआ तो फेसबुक पर तुरंत, व्हाट्सएप पर तुरंत स्टेटस लग गए और कौन आया कौन गया ये सब हमको पता चल गया। पहले के टाइम पेपर में अगले आएगा, फिर पता चलेगा, है ना। चीज़ें हैं ये सारी। ऐसे रॉबर्ट डी आर डे ये भी यही बात करते हैं, इनकी टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट देखा जाए पॉलिसी लोगों के अनुसार नहीं बनाएगी, लोगों अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियों के अनुसार नहीं बनाएगी, या मान लीजिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नहीं बनाएगी पॉलिसी, जैसे लोगों की मांग, अमेरिका सार्वजनिक नीति लोगों की मांग का परिणाम नहीं है, बल्कि वाशिंगटन डीसी में मिली कुलीन सहमति के अनुसार होता है। जो पॉलिसी है, पॉलिसी जनता तो मांग करती नहीं है, जनता मांग करती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी जनता के अनुसार नहीं बनाती। अगर जनता ने मांगा है कि हमें 100 रुपए पर डे दिए जाए तो जनता को नहीं मिलेगा 100 रुपए पर डे, हो सकता है महीने मिले,
जनता 100% मांगती है लेकिन मिलता उसे 10% है या 1% है। ओके, जो भी पॉलिसियां बनती हैं वो कुलीन वर्गों के अनुसार बनती हैं, अभिजात वर्गों के अनुसार बनती हैं। उनका प्रॉफिट देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उन्हीं के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं, अर्थव्यवस्था उन्हीं के अनुसार चल रही है अमेरिका में। ठीक है, जनता के अनुसार नहीं चलती है। ठीक, जब बड़ी बड़ी कंपनियों के अनुसार चीजें बना दी जाएंगी तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट सही रहेगी। इसलिए इनकी बुक का नाम है टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग। जैसी पॉलिसी अच्छी बनेगी वहाँ की कंपनियों के लिए, वहाँ के कुलीन लोगों के लिए, वहाँ का देश वैसा काम करेगा। क्योंकि देश को कौन चला रहा है? एलिट सोसाइटी ही चला रही है, कुलीन वर्ग ही चला रहा है अमेरिका, राइट? कहीं जनता नहीं चला रही है उसे। अगर गूगल के लिए अमेरिका सुविधाएं ना दे तो गूगल तुरंत अपना और कहीं सेटअप जमा लेगा। जैसे चाइना में क्या हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है इंडिया क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने पॉलिसी कंपनियों के अनुसार बना दी कि आपको यहाँ आके निवेश करने में फायदा होगा। हम लोगों ने बना दी तो तुरंत यहाँ आ गई, राइट? चाइना ने कहा कि हम कंपनियों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वहां से भागने लगे। पॉलिसी जिसके अनुसार होगी वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छा काम करेगी कंपनियों के लिए, और कंपनियां भी उस देश के लिए अच्छा काम करेंगी, राइट? ये चीज क्लियर? चलो, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को जितना समझना था वो हम लोगों ने समझा है। यहाँ सिर्फ थिंकरों के आपको नाम याद रखना है, पुस्तक का नाम याद रखना है, क्या बात करते हैं वो याद रखना है, और कुछ ज़्यादा यहाँ आपको अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आप सबकी? स्टेटमेंट, थिंकर और बुक, बस यही है इसमें। यस यस गुड्डू, बस यही चीजें याद करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करनी। एक लिस्ट बनाइए कौन सा थिंकर किस क्या थ्योरी देता है, क्या बुक है, बस, और कुछ नहीं। मैच द फॉलोइंग में आ जाती है इनकी पुस्तक, और बकाया था जो हम लोगों ने समझ ही लिया है। करिश्मा, आज का सेशन अच्छा है लेकिन आगे वाले सेशन भी थोड़ा बहुत तो कुछ सरल होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा, है ना? ओके, थैंक यू। जैसे मान लीजिएगा घर में आपको किस दिन पनीर मिलती है तो अच्छा है, और किस दिन दाल मिलती है खराब है, और किस दिन अगर टिंडा मिल जाए तो खराब ही है। ये चीजें, तो कभी कभी एनटीए भी यही करता है कि आपको सरल भी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तीनों प्रकार के आपको क्वेश्चन देता है। ओके, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज़ें नहीं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आपको कठिन लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, वेरी गुड। ये एक सब्जी होती है गुड्डू। ओके, नेट पर सर्च करना मिल जाएगा। चलिए, तो इसके आपको क्लास के तुरंत बाद अभी नोट्स अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो भी आपकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।
ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच। मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग सुबह 9 बजे और वही इवनिंग 8 PM। ओके, थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट।